नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 24 नवंबर 2021 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध होगा। तो सर्वप्रथम पहले प्रश्न की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, भारत ने वर्ष 2030 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है। तो यहां पर यह कथन गलत है, क्योंकि 2025 तक इस लक्ष्य को रखा गया है। दूसरा है, एथेनॉल में ऑक्सीजन की उच्च मात्रा होती है और पेट्रोल या डीजल के साथ सम्मिश्रण पर अधिक पूर्ण दहन सुनिश्चित करता है। तो यह कथन एकदम सत्य है। तीसरा है, भारत खाद्यान्न से एथेनॉल के उत्पादन की अनुमति नहीं देता, क्योंकि यह देश में खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करता है। तो यह भी कथन असत्य है। तो अब यहाँ पर दिया गया है कि दिए गए कथनों में से कौन से गलत हैं। तो यहाँ पर पहला और तीसरा कथन गलत है, अतः आंसर बी होगा। तो यह पीआईबी में आई हुई खबर है। व्यापार नीति मंच पर भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका का संयुक्त वक्तव्य। तो इस तरह से भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 23 नवंबर 2021 को नई दिल्ली में भारत संयुक्त राज्य व्यापार नीति मंच, जिसे टीपीएफ की 12वीं मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित की। और भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत कैथरीन ताई ने टीपीएफ बैठक की सह अध्यक्षता की। तो इसमें जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2025 तक पेट्रोल के साथ 20% एथेनॉल मिश्रण तक पहुंचने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य का अपना समर्थन दिया और ईंधन उद्योगों के लिए भारत को एथेनॉल की आपूर्ति करने में रुचि भी व्यक्त की। इसी तरह से दोनों मंत्रियों ने अपने संबंधित एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए सहयोग बढ़ाने के तरीकों का पता लगाने पर भी सहमति व्यक्त की। मंत्रियों ने द्विपक्षीय जुड़ाव में वृद्धि के माध्यम से कुछ बकाया बाजार पहुंच मुद्दों को पारस्परिक रूप से हल करके भारतीय और अमेरिकी किसानों और व्यवसायों को होने वाले वास्तविक लाभों को भी स्वीकार किया। इस तरह से इस बैठक में दोनों पक्षों ने कृषि वस्तुओं पर टीपीएफ वर्किंग ग्रुप के माध्यम से कृषि और खाद्य उत्पादों में द्विपक्षीय व्यापार को विस्तार करने के लिए काम करना जारी रखने और 2022 में पशु स्वास्थ्य, पौधों के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा तथा अन्य तकनीकी मुद्दों पर तकनीकी संवाद आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध होने पर भी दोनों देशों ने सहमति व्यक्त की है। इसी तरह से मंत्रियों ने आम और अनार यानी भारत से अनार के दाने और संयुक्त राज्य अमेरिका से पशु चारा के लिए चेरी और अल्फाल्फा घास के लिए बाजार पहुंच सुविधा पर काम को अंतिम रूप देने के समझौते का स्वागत किया है। भारत यूएस पोर्क और पोर्क उत्पादों के आयात की अनुमति देने के लिए पारस्परिक रूप से सहमत निर्यात प्रमाण पत्र को अंतिम रूप देने के लिए सहमत हुए हैं। तो इस तरह से बहुत सारी बिंदुओं पर चर्चा हुई है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ऊधम सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। उन्होंने वर्ष 1909 में इंडिया ऑफिस के नौकरशाह करजन वाइली की हत्या कर दी थी। यह कथन गलत है। उन्होंने पंजाब में वर्ष 1919 के विरोध प्रदर्शन के ब्रिटिश दमन की अध्यक्षता करने वाले लेफ्टिनेंट गवर्नर रेजिनाल्ड डायर की हत्या कर दी थी। यह भी कथन असत्य है। तीसरा कथन है, वह यूएस में रहने के दौरान गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। यह कथन सत्य है। ऊधम सिंह के संदर्भ में कहा गया है कौन से कथन गलत है। यहाँ पर पॉइंट ध्यान रखना कि गलत, तो पहला और दूसरा गलत है, अतः आंसर क्या होगा, केवल 1 और 2। तो यह जो है तीसरा कथन सत्य है। तो यह पीआईबी में आई हुई खबर है। तो फिल्म निर्माता निर्देशक सुजीत सरकार ने ऊधम सिंह पर लेकर के उन्होंने फिल्म बनाई हुई है। तो ऊधम सिंह कौन थे। तो ऊधम सिंह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी व क्रांतिकारी हुआ करते थे। उन्होंने जलियांवाला बाग कांड के समय पंजाब के गवर्नर जनरल रहे माइकल ओ डायर को लंदन में जाकर गोली मारी थी। तो ऊधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब प्रांत के संगरूर जिले के सुनाव गांव में एक सिख कंबोज परिवार में हुआ था। तो ऊधम सिंह 13 अप्रैल 1919
को घटित जलियांवाला बाग नरसंहार के वह प्रत्यक्षदर्शी थे। तो राजनीतिक कारणों से जलियांवाला बाग में मारे गए लोगों की सही संख्या कभी सामने नहीं आ पाई। इस घटना से वीर ऊधम सिंह काफी नाराज हुए और उन्होंने जलियांवाला बाग की मिट्टी हाथ में लेकर माइकल ओडायर को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा ले ली और अपने इस ध्येय को अंजाम देने के लिए ऊधम सिंह ने विभिन्न नामों से अफ्रीका, नैरोबी, ब्राजील और अमेरिका की यात्रा की। सन 1934 में ऊधम सिंह लंदन पहुंचे और वहां 9 एल्डर स्ट्रीट कमर्शियल रोड पर रहने लगे। वहां उन्होंने यात्रा के उद्देश्य से एक कार खरीदी और साथ में अपने ध्येय को पूरा करने के लिए 6 गोलियों वाली एक रिवॉल्वर भी खरीद ली। तो इस तरह से भारत का यह वीर क्रांतिकारी माइकल ओडायर को मौत के घाट उतार दिया। तो इस तरह से ऊधम सिंह वहां से भागने की कोशिश भी नहीं की और अपनी गिरफ्तारी दे दी। उन पर मुकदमा चला और 4 जून 1940 को ऊधम सिंह को हत्या का दोषी ठहराया गया और 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटन विलेज जेल में फांसी दे दी गई। अब बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? तो यह योजना उधारकर्ताओं को कम ब्याज दर पर संपार्श्विक मुक्त व्यापार ऋण प्राप्त करने की अनुमति देता है। तो अब देखिए यहां पर क्या है कि यह कथन एकदम सत्य है। दूसरा, इस योजना के तहत पात्र उधारकर्ता माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड मुद्रा से सीधे 10 लाख रुपए तक उधार ले सकते हैं। यह कथन असत्य है, क्योंकि इस योजना के तहत देखिए तीसरे से ही निकल आएगा। योजना के तहत मुद्रा ने लाभार्थी के विकास और वित्त पोषण की जरूरतों के चरण को दर्शाने के लिए शिशु, किशोर और तरुण नामक 3 उत्पाद बनाए हैं। तो इसमें यह तीसरा भी सही है, तो अतः 1 और 3 सही है, तो उत्तर डी होगा। तो यहां पर पीआईबी में आई हुई खबर है, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जम्मू में 145 लाभार्थियों को 306 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए और इसके साथ साथ वित्त मंत्री ने महिला उद्यमियों, होटल और यात्रा एवं पर्यटन उद्योग के लिए नई योजनाओं का शुभारंभ भी किया। तो इसमें जैसे कि तेजस्विनी योजना 18 से 35 वर्ष तक की आयु की लड़कियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने पर केंद्रित किया। इसी तरह से शिखर योजना होटल, यात्रा और पर्यटन उद्योग के लिए 2 करोड़ रुपए तक की ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने पर केंद्रित किया है। इन योजनाओं के साथ साथ इनमें विभिन्न ऋण संबंध योजनाओं जैसे कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसी से संबंधित प्रश्न था। तो थोड़ा सा जान लीजिए मुद्रा योजना क्या है। तो केंद्र सरकार ने छोटे उद्यम शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की। इसके तहत लोगों को अपना कारोबार करने के लिए छोटी रकम का लोन दिया जाता है और यह योजना 2015 में शुरू की गई थी। इसके 2 मुख्य मकसद हैं। पहला, स्वरोजगार के लिए आसानी से लोन देना, दूसरा छोटे उद्यमों के जरिए रोजगार का सृजन करना। तो इसमें शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन है। तो शिशु लोन मुद्रा के तहत 50,000 रुपए तक के कर्ज दिए जाते हैं, वहीं किशोर मुद्रा लोन के तहत 50,000 से 5 लाख रुपए तक का कर्ज और तरुण मुद्रा लोन के तहत 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का कर्ज लिया जा सकता है। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न में। उन्होंने उलगुलान या द ग्रेट ट्यूमुल्ट नामक एक आंदोलन शुरू किया। धरती आबा के नाम से प्रसिद्ध उन्होंने एक नए पंथ की भी शुरुआत की। उनकी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त है। अभी 15 नवंबर को झारखंड दिवस, उसे अब जनजातीय गौरव दिवस। तो सीधे सीधे नाम आएगा भगवान बिरसा मुंडा, अतः उत्तर ए होगा। तो यह भी इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है। भारत के आदिवासी समुदायों के गुमनाम नायकों को पहचानना, इस तरह से यह सप्ताह मनाया जा रहा है। तो 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मान्यता देने का निर्णय इतिहास के पन्नों में सुनहरे शब्दों के साथ अंकित किया जाएगा। तो इस तरह से राष्ट्र आज़ादी के 75 साल के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और वर्ष 2047 के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को निर्धारण कर रहा है। यह कदम आदिवासी बिरादरी के योगदान को पहचानने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा। तो सप्ताह भर चलने वाले उत्सव के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय विकास यात्रा में आदिवासी समुदाय की सही भूमिका को उजागर
करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन किया गया। जैसे जनजातीय गौरव सप्ताह के हिस्से के रूप में 1913 के मानगढ़ पहाड़ी नरसंहार की आदिवासी विरासत को याद करने के लिए उपयुक्त है। इस घटना को वागड़ क्षेत्र के जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। इसका नेतृत्व भील समाज सुधारक और आध्यात्मिक नेता गोविंद गुरु ने किया था। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपने समुदाय को एकजुट किया, उनकी पहचान के बारे में जागरूकता फैलाई और यह उपाय शाही शासन के अनुकूल नहीं था। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ की पहाड़ी पर गोविंद गुरु ने एक सभा बुलाई और ब्रिटिश सेना ने सभा को 3 ओर से घेर लिया और अंधाधुंध फायरिंग की और भीलों का बलिदान दूसरों के लिए शक्ति का प्रतीक बन गया। तो इस तरह से संविधान के संस्थापकों ने आदिवासी समाज के उत्थान के लिए 5वीं और 6ठी अनुसूची के में विशेष प्रावधान किए। नई शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा पर जोर दिया जा रहा है और भी बहुत सारे कार्य इन समुदायों में। अब जैसे देखिए कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो 940/1000 अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस देखा जाए तो 940 है लिंगानुपात, और जबकि इन आदिवासी समूहों का 990 है। तो हमें इनसे सीख लेनी चाहिए और हम इनसे जो है बहुत सारी संस्कृति और संस्कृतियों का आदान प्रदान हम करते हैं। तो बहुत, अब देखिए यहाँ पर आप लिंगानुपात देखिए 940 है सामान्य जो पढ़े लिखे लोग हैं, जबकि ये पिछड़ी जातियां हैं उसमें 990 है। तो इनके मॉडल को अपनाना चाहिए। तो यह सारे कार्य किए जा रहे हैं। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत आदिवासी उद्यमियों के लिए 1000 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समुदायों के योगदान को याद करने के लिए मानगढ़ धाम को भी 10 अन्य संग्रहालयों के अनुरूप विकसित किया जाएगा। तो इस तरह से इन सब बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है। अब बढ़ते हैं संघ लोक सेवा आयोग में आया हुआ प्रश्न 2016 में आया हुआ है। पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र नामक एक पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? यह एक पहल है जिसकी मेजबानी यूनेप, IMF और विश्व आर्थिक मंच करते हैं। यह कथन एकदम असत्य है। यह एक वैश्विक पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। यह कथन एकदम सत्य है। यह ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो पारितंत्रों और जैव विविधता के मूल्य की पहचान, निर्देशन, अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं की सहायता कर सकता है। यह भी कथन एकदम सत्य है। अब यहाँ पर कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है तो 2 और 3 सत्य है, अतः आंसर सी होगा। तो यहां पर दिया गया है पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र एक वैश्विक पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य निर्णयन के प्रत्येक स्तर पर पारितंत्र एवं जैव विविधता को महत्ता प्राप्त हो। और इस पहल को प्रारंभ करने का निर्णय मार्च 2007 में जर्मनी में आयोजित G8+5 समूह के देशों के पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन में लिया गया। और इस पहल के अंतर्गत जैव विविधता के वैश्विक लाभों, जैव विविधता से क्षय की लागत, संरक्षण उपायों की असफलता बनाम प्रभावी संरक्षण की लागत का विश्लेषण करने संबंधी निर्णय लिया गया। इसके तहत पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को 4 प्रमुख सेवाओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। प्रावधानीकरण सेवाएं यानी पारिस्थितिकी तंत्र से प्राप्त उत्पाद जैसे भोजन, स्वच्छ जल, लकड़ी, फाइबर आदि। विनियमित सेवाएं पारिस्थितिकी तंत्र के नियमन से प्राप्त लाभ जैसे जलवायु विनियमन, प्राकृतिक खतरों का विनियमन, जल शोधन, अपशिष्ट प्रबंधन, यह सब इसी के अंतर्गत आता है। इसी तरह सहायक सेवाएं पारिस्थितिकी तंत्र से प्राप्त गैर भौतिक लाभ शामिल हैं जैसे पोषक तत्व चक्रण, मृदा निर्माण आदि। और सांस्कृतिक सेवाएं, इसमें ऐसे गैर भौतिक लाभ शामिल हैं जो लोग पारिस्थितिकी तंत्र से प्राप्त करते हैं जैसे आध्यात्मिक संवर्धन, बौद्धिक विकास, मनोरंजक गतिविधियां आदि। अब बढ़ते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे में। तीव्रतम घूर्णन के साथ सफेद बौना यानी व्हाइट डॉर्फ विद फास्टेस्ट स्पिन 1 रोटेशन एवरी 25 सेकेंड, यानी 25 सेकेंड में वह हर 25 सेकेंड में एक रोटेशन चक्रण पूरा कर रहा है। तो सफेद बौने की नई खोज में वैज्ञानिकों ने एक ऐसा पिंड खोजा है जो अपना खुद का एक चक्कर 25 सेकेंड के रिकॉर्ड समय में पूरा कर लेता है। चूंकि तारों का भी एक जीवन चक्र होता है तो इस चक्र में वे कई तरह पिंडों का निर्माण करते हैं जिसमें न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल जैसे पिंड भी शामिल हैं। लेकिन खत्म होते तारे जिन्हें सफेद बौना कहा जाता है, तारे के जीवन चक्र का ज्यादा प्रमुख हिस्सा होते हैं। बहुत मुश्किल से दिखाई देने वाले सफेद बौने भी कई बार अपनी प्रक्रियाओं से खगोलविदों को हैरान कर देते हैं। और ऐसा ही यह है जो कि हर 25 सेकंड में एक रोटेशन
कर रहा है और इस अनोखी खोज को वारविक यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने की है और खगोलविदों ने इस बौने की घूमने की गति 25 सेकंड बताई है। यानी यह खुद का ही एक चक्कर 25 सेकंड में लगा लेता है और इस तारे का आकार तो पृथ्वी की ही तरह है, लेकिन इसका भार पृथ्वी से 2 लाख गुना ज्यादा है, जिससे यह एक छोटा घना पिंड हो गया है। और इस तारे का नाम वैज्ञानिकों ने LAMOST J024048.51 प्लस 195226.9 दिया है, जिसे संक्षेप में J0240 प्लस 1952 कहते हैं। तो इसमें जो है क्या होते हैं सफेद बौने? तो सफेद बौने तुलनात्मक रूप से ठंडे और सुगठित तारे होते हैं जो अपने जीवन काल के अंत के बहुत निकट पहुंच चुके होते हैं। खुद हमारा सूर्य भी 5 अरब साल बाद इस अवस्था में पहुंच जाएगा, लेकिन यह सफेद बौना अपने बुढ़ापे वाले सालों में बहुत तीव्र ऊर्जा से घूम रहा है। तो खगोलविदों की टीम ने इस बौने की घूर्णन गति के साथ कुछ और भी विशेषताओं का पता लगाया है। पहली नजर में यह सफेद बौना अजीब नजर नहीं आता। ऐसा लगता है कि कोई कंचा हर 25 सेकंड में खुद का चक्कर लगा रहा है। वहीं इससे पहले खोजे गए सबसे तेज घूमने वाले सफेद बौने की गति 29 सेकंड यानी अभी तक का 29 सेकंड का रिकॉर्ड था, जबकि J0240 प्लस 1952 इस पिंड से 20% से तेज गति से घूम रहा है। और इसकी कुल और खासियत है कि घूर्णन के अलावा यह ग्रह की खासियत इसकी स्थिति है जो एक विशाल साथी तारे के बहुत पास है और इसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव साथी तारे से पदार्थ साइफन की तरह खींच लेता है और इसके मैग्नेटिक फील्ड इसमें पदार्थ बहुत तेजी से फेंक रही है। तो इस लिहाज से यह सफेद बौना दूसरा ऐसा खोजा गया तारा है जो एक मैग्नेटिक प्रोपेलर की तरह काम करता है। तो इस तरह से आज का अंक यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।